हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग कर रहे थे। प्लाज्मा स्टेट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है गैस से, और कब, जब उस गैस को हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या फिर बहुत हाई टेम्परेचर के केस में रखते हैं उसे, तो उस केस में उस गैसियस सब्सटेंस में जो एटम्स हैं उनका आयोनाइजेशन होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो एटम से बाहर निकल जाते हैं और वह एटम फिर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन के रूप में। तो वह जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन का कम्बिनेशन हुआ एट एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस और एट एक्सट्रीमली वेरी हाई टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन को, उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टार्स और सूर्य जो है, सन एंड ऑल अदर स्टार्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इतना हम लोग किए हुए थे। अब हम इस यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है क्या, पीछे कहानी सुन चुके हैं। एक सिंपल वे में हम गैस को डिफाइन करेंगे। तो एक गैस जो है वो ऐसा सब्सटेंस हुआ जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उसका शेप फिक्स है। वजह जान चुके हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है आपस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े होते हैं। उनके बीच, मॉलिक्यूल के बीच का एक लार्ज सेपरेशन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। इस वजह से जो है इनका वॉल्यूम से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस कई तरह के होते हैं। एटॉमिसिटी के आधार पर, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन या मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे उसके, वही कहलाएगा उसके लिए एटॉमिसिटी। तो हम जैसे जानते हैं कि जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। सारे नोबल गैस मोनो एटॉमिक हैं, इस बात को हम जानते हैं। जैसे हीलियम गैस का फॉर्मूला He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xe। कुछ गैसेस हैं जो डायटॉमिक भी हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2, फ्लोरीन गैस F2, क्लोरीन गैस Cl2, ऐसे डायटॉमिक हैं। कुछ ट्राइएटॉमिक भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, 3 एटम है। तो एक से ज़्यादा एटम जब हो किसी गैस मॉलिक्यूल में तो उसे हम पॉली एटॉमिक भी कहेंगे। अब पॉली एटॉमिक में ही डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक ऐसे करके अलग अलग तरह का होगा। ठीक है, तो एटॉमिसिटी के आधार पर आता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन किस तरह का गैस है, ऑप्शन दे देगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ऐसे करके कुछ भी। तो इसे ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस ही मोनोएटॉमिक हैं। और ये क्यों हैं? हीलियम का फॉर्मूला He2 क्यों नहीं हो सकता है, नियॉन का Ne2 क्यों नहीं हो सकता है? इसे हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं इस टॉपिक में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि क्यों नोबल गैसेस जो है डायटॉमिक नहीं हो सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है इनका ना, पढ़े इसे हम। ठीक है, और ये जो हो गए बगल वाले पॉलीएटॉमिक, ये हो सकते हैं, इनके बीच, एटम के बीच बॉन्ड बनता है। इसमें एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसके वजह से इनका एग्जिस्टेंस डायटॉमिक के फॉर्म में नहीं होता है। अब ये जो अलग अलग तरह के गैस हैं, क्या इनका नेचर है, इन सारी बातों को भी तो हम आगे देखेंगे एक एक करके। अब है कि इन गैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, और कुछ प्रॉपर्टी मतलब कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी, मतलब वह प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसे मापा जा सकता है, वैसे प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। वे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, डील करें एक एक करके।
तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, और इसमें सबसे पहला आ गया मेजरमेंट ऑफ मास। किसी भी गैस के मास को हम कैसे मेजर करेंगे? बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अभी एज ए स्टूडेंट इस बात को तुम काफ़ी आसानी से समझ जाओगे कि खाना बनाते हो गैस का इस्तेमाल करके, एलपीजी गैस, छोटा वाला सिलेंडर है, मान के चलो 5 केजी वाला, जनरली स्टूडेंट के पास वही सिलेंडर होता है। अब वह गैस ख़त्म हो गया, तुम भरवाने जाते हो, कितना केजी गैस भराया कैसे पता करता है दुकानदार? तो क्या करता है, सबसे पहले वो खाली कंटेनर को वज़न कर लेता है, गैस भरने के बाद फिर उसका वज़न करता है और देखता है कि कितना डिफरेंस आया। मान लो कि खाली कंटेनर है ऐसा, ये 5 केजी वाला सिलेंडर है, मान लो ऐसा, खाली इसका वज़न है 3 केजी मान लेते हैं, ठीक है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, या जो भी है, थोड़ा बहुत है भी तो हमें नहीं पता, बस वज़न किया दुकानदार इसका तो 3 केजी वज़न आया। फिर वो क्या किया कि इसमें गैस भरा, और गैस भरने के बाद इसका वज़न करा इसने, तो आ गया 7.4 केजी। तो इसमें कितना केजी गैस भरा गया, उस गैस का मास कैसे निकालता है? तो फाइनल मास हुआ 7.4 केजी। खाली जब शुरुआत में तुम लेकर के गए थे टंकी तो था 3 केजी, तो माइनस कर देगा तो आ जाएगा 4.4 केजी। सो दिस 4.4 केजी इज द मास ऑफ गैस। ऐसे निकालते हैं हम लोग। इसी को हम उल्टा करके करेंगे। फॉर्मूला जब यहाँ करेंगे हम लोग इसका, मास ऑफ या गैस इक्वल टू लिख सकते हैं कि मास ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, कि उस कंटेनर का मास जिसमें गैस भरा हुआ है, माइनस मास ऑफ कंटेनर आफ्टर रिमूविंग ऑल दी गैस, कि गैस सहित कंटेनर का जो मास होगा माइनस गैस रहित, माने गैस पूरा वहाँ से हट जाए, उस कंटेनर से निकल जाए, उसके बाद जो कंटेनर का मास होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो गैस का ही मास होगा। यही कि गैस सही टंकी का वजन था 7.4 केजी, सारा गैस उससे ख़त्म हो गया था, तो खाली टंकी का वजन था 3 केजी, तो यह जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस जो है गैस का मास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो मास के लिए यूनिट होता है वो हम जानते हैं, यूनिट ऑफ मास ग्राम लिखते हैं या फिर किलोग्राम लिखते हैं। ग्राम के लिए सिंबल स्मॉल जी लिखा जाएगा, किलोग्राम के लिए स्मॉल के एंड स्मॉल जी। बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्राम का लिख देते हैं जीएम, तो फिर किलोग्राम का तो वैसे लोग केजीएम लिखेंगे। होता है क्या किलोग्राम का केजीएम, कहीं पढ़े हो? अरे भाई, तो जब किलोग्राम का तुम केजी लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ के किलो है, जी ग्राम है, तो फिर यहाँ ग्राम से अलग जीएम क्या होता है? गलत है। कहीं बुक में भी लिखा हुआ है तो वह गलत है 100%। कोई लिख रहा है, कोई टीचर तुम्हें बता रहा है, वो गलत है। तो ग्राम में हम जी लिखेंगे, जीएम कुछ नहीं होता है। और यदि जीएम लिख रहे हो तो फिर किलोग्राम में केजीएम लिखो, सिंपल सी बात है। रूल है ना यूनिट लिखने का कि पूरा नाम है तो फर्स्ट लेटर, वैसे ही सेकेंड में एस लिखा जाता है, कोई कोई एस सी भी लिख देता है ज़बरदस्ती का। तो किलोग्राम में 2 वर्ड है, किलो और ग्राम। ध्यान रहे कि किलो के लिए स्मॉल के होगा, ग्राम के लिए स्मॉल जी। कैसे लिखाता है देखो, अंग्रेजी वाला कॉपी में हम लिख के बता रहे हैं। ये 4 लाइन होता है ना, देखोगे कैपिटल के इसमें लिखोगे तो ऐसे दिखाता है, स्मॉल के ऐसे, मतलब कैपिटल के में बीच से कटता है। देखो इस तरह का, ये कैपिटल के और स्मॉल के में नीचे से कटता है। और स्मॉल जी लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा,
ऐसे जहाँ से के शुरू हुआ है, देखो जहाँ से वहाँ उसके नीचे से जी जा रहा है। तो ये सही तरीका हुआ किलोग्राम का। अब क्या करते हैं लोग, अलग तरह का लिखते हैं, कोई केजी ऐसे लिख देगा, कोई केजी ऐसे लिख देगा और कोई ऐसे लिखेगा। तो तीनों में से सही ही हुआ, ये दोनों गलत है। जी स्मॉल ज़रूर है लेकिन तरीका सही नहीं है, और साथ ही साथ के कैपिटल है। सो कैपिटल के तो हम लिखते ही नहीं है, कैपिटल के अलग चीज़ है, बताएंगे आगे। केल्विन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अलग अलग चीज़ होता है वो। सो कैपिटल के गलती से भी नहीं लिखोगे केजी में, नहीं तो गलत हो जाएगा। लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पे और गलती करते रहते हैं, ज़िंदगी भर करते ही रह जाते हैं। सो केजी लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, स्मॉल के स्मॉल जी। देखो हम कॉपी में लिख के बता रहे हैं कैसे होता है, बिना लाइन खींचे लिखोगे तो सही लिखाएगा। नीचे से के को काटना है, नीचे से कटना चाहिए, बीच से नहीं, और के नीचे से जी जाएगा, ऊपर तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात ये जान ही रहे हो कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 को 10⁻³ लिखते हैं। बेसिकली इस किलो वर्ड का मतलब ये होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, या इसी को हम 1 ग्राम लिखेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। अब गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जरूरत पड़े तो हम पढ़े हुए हैं मोल कंसेप्ट में। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना, तो क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस बाय मोलर मास। जैसे कोई तुम्हें पूछे कि बताओ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में कितना मोल है, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 आर देयर इन 4.4 ग्राम ऑफ इट। तो गिवन मास 4.4 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूला से निकल जाएगा, कार्बन का 12, इसका 16, तो 16 दूना 32 और 12 44 ग्राम, कट जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मोल। इसी में पूछ देता है कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा इसका, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल में इसका कितना एटम हो गया, 2, ऐसे अवोगाड्रो नंबर से करके 1 मॉलिक्यूल में है 3, तो 1 मोल में तो पहले इसको ऐसे करना होगा। देखो 1 मोल मतलब इतना मॉलिक्यूल, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, नॉट एटम। इसी को एटम में बदलोगे तो 1 मॉलिक्यूल में फिर 3 एटम है, तो 3 × 6.022 × 10⁻23 एटम 1 मोल में। अब यहाँ 0.1 मोल आया है तो इसको 0.1 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6.022 × 10⁻23 × 0.1, तो निकल जाएगा कितना एटम है। ये मोल कंसेप्ट का चीज़ है, पढ़े हुए हैं, नया चीज़ नहीं है हम लोग के लिए, बस थोड़ा सा आ गया तो इसको डिटेल कर दिए। नेक्स्ट अब आता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मास का कहानी समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाएगा, यूनिट क्या क्या हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, कैपिटल भी लिखते हैं वॉल्यूम के लिए। अभी वॉल्यूम है क्या, सो वॉल्यूम मीन्स अ स्पेस ऑक्यूपाइड, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो जगह घेरा जाता है, वही जगह घेरना उसके लिए क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। जितना जगह घेरेगा वह उसके लिए वॉल्यूम हो गया। अब ये हम कैसे पता करेंगे कितना जगह घेरेगा, तो ये जगह घेरना जो है किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम, वह डिपेंड करता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना हाई होगा वॉल्यूम उतना लो होगा।
मतलब कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होंगे, इस तरह से सटे हुए होंगे, कम जगह घेरेंगे। लेकिन यदि इनके बीच का फोर्स कमज़ोर है तो ये दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे ऐसे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे और वॉल्यूम हाई हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ ज़्यादा तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए, कम जगह घेरे, वॉल्यूम कम। और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर रहा, कम लगा, तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, ज़्यादा जगह घेरे, वॉल्यूम हो गया हाई। तो इतना तो सिंपल सा चीज़ था। तो वॉल्यूम क्या है समझ गए, जो जगह घेरा जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पेस? ए स्पेस इज 3D रीजन। एक स्पेस जो होता है वह एक 3D रीजन, क्षेत्र है, 3 डायमेंशनल। अब ये 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? तो ये 3 डायमेंशन के कई मायने हो सकते हैं। एक 3 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें 3 डायमेंशन होगा, या 3 एक्सिस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, एक्स वाई जेड। या फिर इसको डायमेंशन में देखोगे तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा करके। तो जिसमें ये 3 चीज़ हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसे हम 3D कहेंगे। और जिसमें ये तीनों चीज़ होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो जनरली इसका जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट कोई ना कोई एक प्रकार का डिस्टेंस है सब। और डिस्टेंस का यूनिट हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कई यूनिट लिखते हैं। बहुत लार्ज डिस्टेंस हो किलोमीटर, उससे छोटा हो मीटर, उससे छोटा हो सेंटीमीटर, और छोटा हो डेसीमीटर, यही सब लिखते हैं ना। तो मान लो कि सेंटीमीटर है, तीनों चीज़, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मान लो तीनों चीज़ मीटर में लिए हुए हो तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तीनों चीज़ मान के चलो डेसीमीटर में लिए हो, डेसीमीटर में लिए हो तो यूनिट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो कई चीज़ में आ सकता है। अब यही सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लिखते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर, मिली अलग है, लीटर अलग है। मिली का स्मॉल m, लीटर का कैपिटल L, मिलीलीटर। यह जो डेसीमीटर क्यूब है इसे ही हम लिखते हैं लीटर, कैपिटल L। समझ रहे हो? तो यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो एकदम शुरू से हम चले थे वॉल्यूम का कहानी बताते हुए, यूनिट तक कैसे पहुँचे इस चीज़ को गौर करोगे। तो यहाँ से याद रखना है कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में भी cm दोनों स्मॉल होने चाहिए, ये सब बात पता होना चाहिए पहले से। 1 लीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यदि हम पूछें कि भाई बता दो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब। बताओ। अब इसके लिए डेसी और सेंटी में अंतर जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डेसी एंड सेंटी? सो डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100। समझ रहे हो बात को? मतलब डेसी जो है वह सेंटी से 10 गुना ज़्यादा है। तो अब यदि कोई पूछे तो हम लिख सकते हैं 1 डेसी बराबर 10 सेंटी। इसको कर दो, 1 डेसीमीटर क्यूब था ना, तो इसको 10 सेंटी, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 10 क्यूब कर दोगे तो निकल जाएगा। ये 10 10 10 हो गया 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 10 का पावर 3। अब यही डेसीमीटर क्यूब को लीटर लिख रहे थे, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर, तो वही चीज़ आ जाएगा 10 का पावर 3। सो 1 लीटर इक्वल टू 10 का पावर 3 मिलीलीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 10 का पावर 3 मतलब 1000 किलो। अब यदि यहाँ से हम पूछे कि मीटर क्यूब के साथ क्या रिलेशन होगा भाई, 1 लीटर को यदि हम मीटर क्यूब में लिखना चाहे तो क्या, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें वॉल्यूम
कोई भी यूनिट में दिया हुआ रह सकता है, मिलीलीटर में रह सकता है, लीटर में रह सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो इन सारे यूनिट्स को समझना जरूरी है यहाँ से। तो देखो अभी तक हम क्या क्या सीख लिए कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मिलीलीटर, ठीक। या इसी को हम सीखे 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हम यदि इसे मीटर क्यूब में बदलना चाहें तो क्या होगा, 1 लीटर बराबर हाउ मच मीटर क्यूब। तो यहीं से बदल लो ना, 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो सेंटी का मतलब अभी हम बताए थे 1/100, ठीक है, इतना का मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल रहे, तो सेंटी मतलब 1/100 बताए थे, मीटर का मीटर रह गया, इसका क्यूब। सो 10⁻³ इंटू 1/100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं मीटर क्यूब। सो 10⁻³ ये मीटर क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 10⁻²3 हो गया 10⁻6। तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ हम भरेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कई सारे यूनिट्स हो गए ना, कई सारे यूनिट्स आ गए इसमें। कुछ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इतना ही में से, या तो डायरेक्ट पूछ दे ऐसे ही कि क्या 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, ऐसे सब कुछ। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन है, या गैस occupies 22.4 डेसीमीटर क्यूब. So what is the volume of the gas in मीटर क्यूब? ऐसा कुछ कि ये गैस ऑक्यूपाई करता है, घेरता है कितना 22.4 डेसीमीटर क्यूब. यहाँ यूनिट से पकड़ना, वॉल्यूम वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑक्यूपाई लिखा हुआ है. तो ऑक्यूपाई मतलब घेरना, तो जगह घेरना, या फिर यूनिट कि डेसीमीटर क्यूब. क्यूब लगा हुआ है मतलब 3 डायमेंशन है, मतलब कि वह वॉल्यूम है. तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम यहाँ से दे करके रखा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब. पूछ रहा है कि यही वाला वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा. तो डेसीमीटर क्यूब को हम क्या लिखते हैं, लीटर लिखते हैं, या नहीं भी तो डायरेक्ट कर सकते हो. 22.4 डेसी का मतलब हम बताए थे 1/10 मीटर क्यूब. तो 22.4 ये हो गया 1/1000 मीटर क्यूब. 1000 ऊपर चला जाएगा तो 22.4 इंटू 10⁻³ या फिर ऐसे नहीं तो पॉइंट में भी ला सकते हो. पॉइंट में ऐसे आ जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब. या फिर यहाँ से डायरेक्ट जो भी हम बताए थे कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. तो इतना इक्वल टू कितना डायरेक्ट हो जाएगा 22.4 लीटर ही हुआ ना, कि डेसीमीटर क्यूब को तो लीटर ही लिखेंगे. तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और इसको वही लिखेंगे 0.0224 मीटर क्यूब. ऐसे 2 तरीका हो गया. ठीक है, तो ऐसे करके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल बनाने का तो बात ही छोड़ दो हैं. पहले यही सब चीज़ है जो नहीं आता है, और फिर न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो लोग कह देता है कि न्यूमेरिकल मुश्किल है, कठिन है. न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, बस उसमें यूनिट कन्वर्सन वगैरह जो होता है ना, ये सब दिक्कत करता है. इसलिए काफ़ी बारीकी से बताया जा रहा है इन चीज़ों को. हम डायरेक्ट भी चल सकते थे इन चीज़ों को इग्नोर करके, लेकिन नहीं, हमें पता है कि दिक्कत कहाँ होने वाला है आगे. इसलिए उन चीज़ों को अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इन चीज़ों में फंसोगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल बताते समय हम इतना नहीं बताएंगे.
उस समय तो न्यूमेरिकल पे फोकस रहेगा ना, उसमें थोड़े बताएंगे कि कैसे डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में तुम कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया रहेगा डेसीमीटर क्यूब में और अदर चीज़ें दिया हुआ रहेगा मीटर में, तो फिर यहाँ डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना होगा, नहीं तो फंसोगे। समझ रहे हो ना इन बातों को? इसीलिए आसानी से कुछ अपने से भी क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है और तब आगे बढ़ना है इसमें। तो ये मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये दो चीज़ जो है हम डिटेल में देखें। अब नेक्स्ट इसका है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे अभी हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।